हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 एग्जैक्टली है क्या। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी 1991 से पहले थी अगर उसकी बात करें तो ऐसा क्या हुआ था कि नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ी 1991 में। 1991 से पहले जब गवर्नमेंट पावर में थी, रूल कर रही थी, तो काफी सारी जैसे गुड्स की प्रोडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट ही करती थी। जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके, फॉरेन पॉलिसीज जो थी वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी। कहीं ना कहीं एक टाइम आया कि इंडिया को काफी क्राइसिस फेस करने पड़े। ठीक है, इंडिया को इतने ज्यादा क्राइसिस फेस करने पड़े, उनके पास फॉरेन रिजर्व्स भी नहीं थे उस टाइम पे कि वो उस मतलब फॉरेन रिजर्व यूज करके ही उन क्राइसिस से बाहर आ सके। फॉरेन रिजर्व भी बहुत कम थे, ठीक है, क्राइसिस बहुत ज्यादा थे। यहाँ पे अब गवर्नमेंट को फील हुआ कि भाई हाँ, हमें जो है थोड़ा बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे। पहले सब कुछ गवर्नमेंट जिस तरीके से हैंडल करती थी, जितने भी गुड्स थे उनका प्रोडक्शन कौन कर रही थी, जितने भी गुड्स और सर्विसेज थी उनका प्रोडक्शन कौन कर रही थी, गवर्नमेंट करती, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कर रहे थे। ठीक है, सारी चीजें गवर्नमेंट के अंडर में ही आती थी। अच्छे से वर्क नहीं हुआ। ठीक है, कहीं ना कहीं वो चीज जो एक निकल के आनी चाहिए थी जब गवर्नमेंट काम कर रही थी, जो एक रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया, जिसकी वजह से क्राइसिस फेस करने पड़े। तो यहाँ पे जो है जुलाई 1991 में जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को अडॉप्ट किया गया था। इसकी जो लीडरशिप है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की, वो पीवी नरसिम्हा राव, इनके अंडर में जो है, इस इनकी लीडरशिप के अंडर जो है ये इकोनॉमिक पॉलिसी जो है लॉन्च की गई थी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की अगर बात करें तो मेन तीन ही चीज इसमें जो है ज्यादातर आती हैं, दैट इज अ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे हम तीनों टर्म के तीनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को डिफाइन करते हैं कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में मतलब क्या पॉलिसी में चेंजेस आए थे, जिसमें सबसे पहला है लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस quota and many more restriction and control which were put on industries before 1991। जितनी भी इंडस्ट्रीज थी 1991 से पहले, जो भी उनके ऊपर एक स्ट्रिक्टनेस लगाई गई थी कि जो भी गुड्स की प्रोडक्शन करनी है उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन थी, फॉर्मेलिटीज थी, उनको क्या गया, लिबरलाइज किया गया, मतलब छूट दी गई। कुछ 6 इंडस्ट्री थी, कुल मिला के कुछ 6 इंडस्ट्री थी जिनको छोड़ के बाकी सब पे से लाइसेंसिंग की वो चीज हटा दी गई थी। 6 इंडस्ट्री थी जिन्होंने जो है इंडस्ट्री ने, ये गवर्नमेंट ने अपने लिए रखी थी कि इन 6 इंडस्ट्री में हम ही काम करेंगे, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्री आके ये गुड्स नहीं बना सकती, इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकती। 6 इंडस्ट्रीज थी वो, ठीक है, जो उन्होंने अपने अंडर में रखी। इनके बारे में आप जो है इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी 6 इंडस्ट्रीज हैं जो है गवर्नमेंट ने अपने लिए रखी थी कि इन 6 इंडस्ट्री में सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वॉल्व रहेगी, प्राइवेट कोई भी बंदा बाहर से आके इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट नहीं ले सकता या इंडस्ट्री ओपन नहीं कर सकता। कुछ इंडस्ट्रीज में लाइसेंस की अभी भी रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्रोडक्ट अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो उनको लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द मतलब आपको प्रोडक्ट बनाना है या मार्केट में सेल करना है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। वरना काफी हद तक काफी सारे गुड्स थे जिन पे से लाइसेंस जिनके लिए जरूरी था वो हटा दिया गया था। ठीक है, 6 इंडस्ट्रीज थी जो उन्होंने अपने लिए रखी थी गवर्नमेंट ने कि इसमें सिर्फ हम ही काम करेंगे, और कुछ 1-2 चीजें गुड्स ऐसे उन्होंने रखे थे लिस्ट में कि भाई उन्होंने एक एक करके गुड्स की लिस्ट बनाई कि हाँ भाई इन गुड्स के लिए लाइसेंस जरूरी है तो वो जरूरी रखेंगे। ये 6 इंडस्ट्री हम अपने लिए रखेंगे, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में उन्होंने जो है छूट दे दी गई थी कि प्राइवेट इंडस्ट्री भी आके इन्वॉल्व हो सकती है और लाइसेंस वगैरह की चीजें नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस भी काफी हद तक कम कर दी गई थी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के अंडर। इंडियन कंपनीज गॉट लिबरलाइजेशन इन द फॉलोइंग वे। काफी तरीके से जो है लिबरलाइजेशन मिला था इंडियन कंपनीज को। किस किस में छूट मिली थी? लिबरलाइजेशन मिली थी। अबॉलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू, कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ गुड्स या सर्विसेज को छोड़ के बाकी सब पे से लाइसेंस हटा दिया गया था, लाइसेंस लेना गवर्नमेंट से जरूरी
नहीं था। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, अगर आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी को एक्सपेंड करना चाहते हो, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके ऊपर से भी रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी थी, अब अपना बिजनेस अपने हिसाब से चला सकते थे। रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स रेट एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल्स ओवर द इकोनॉमी, टैक्स रिड्यूस कर देना और जो अननेसेसरी जो इकोनॉमी में एक इंटरफेरेंस था, लिफ्टिंग था जो है गवर्नमेंट का, वो भी हटा दिया गया था। ठीक है, लिबरलाइजेशन इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी काफी छूट दी गई। पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ठीक है, उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाना, ड्यूटी ज्यादा लगाना, जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो काफी ज्यादा थी, वो भी चीजें कम कर दी गई थी काफी हद तक। इजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, इस तरीके से प्रोसीजर इतने सिंप्लीफाई कर दिए गए, इजी कर दिए गए कि बाहर की कोई भी जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो बाहर की कंट्री का कोई भी इन्वेस्टर आके इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो इजीली इन्वेस्ट कर सकता है। पहले इन्वेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि प्रोसीजर बहुत थोड़ा डिफिकल्ट उसमें था, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता था, इतना इजी और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर नहीं था जो कि अब है। ठीक है, तो 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के हिसाब से अब कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है और इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहता है, या यहाँ के लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो काफी इजी हो गया था बेसिकली इंडिया के लिए। बाहर के लोग इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो काफी सिंप्लीफाई एंड ईजी हो गया था। हम तो बाहर जब इन्वेस्ट करेंगे तो हमें तो वहाँ की पॉलिसी जो है फॉलो करनी पड़ेगी, पर जो फॉरेन इन्वेस्टर से अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करना चाहते थे उनके लिए प्रोसीजर काफी अट्रैक्टिव, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉरेन कैपिटल आए, ज्यादा से ज्यादा बाहर के लोग एज अ इन्वेस्टर आए और इंडिया में इन्वेस्ट करें। इंडिया में पैसे, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया को पैसे की जरूरत थी, इकोनॉमी काफी क्राइसिस में जा रही थी, बहुत ज्यादा उनको पैसे की जरूरत थी उस टाइम पे इंडिया को, तो इसलिए ऐसी चीजें की गई। आप खुद एक लगा सकते हो आइडिया कि अगर लाइसेंस में छूट मिल जाएगी तो काफी प्राइवेट इंडस्ट्री को इन्वॉल्वमेंट मिल जाएगी, इंडस्ट्री जो है लाइसेंस में छूट मिल जाएगी, जो प्रोसीजर है वो बहुत सिंपल हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट को लेके फॉरेन बाहर के कोई भी इन्वेस्टमेंट आके करना चाहता है तो लोग आके इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में पैसा दिखेगा, जो कि उस टाइम पे चाहिए था। टैक्स भी रिड्यूस कर दिया ताकि लोग काम करें। ठीक है, फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो मूवमेंट है उसको उनमें फ्रीडम दे दी गई। फ्रीडम एंड फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहले गवर्नमेंट प्रोडक्ट बनाती थी अपने हिसाब से, उनकी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो है फिक्स करती थी, वो बाकी इंडस्ट्रीज के ऊपर छूट दे दी कि जो इंडस्ट्री गुड बना रही है वो अपने हिसाब से जो है अपने गुड का प्राइस रख सकती है। कुछ प्रोडक्ट हैं जिनको लेके जो है गवर्नमेंट अपने उसमें रहती है कि भाई जो कह सकते हैं ना डेली बेसिस के कुछ गुड्स होते हैं, उस पे गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि आप इससे ज्यादा प्राइस जो है कस्टमर से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। रेस्ट ऑफ द गुड्स जो है जितना भी अगर इंडस्ट्री चार्ज करना चाहती है अपने प्रोडक्ट के लिए, वो प्रोडक्ट पे चार्ज कर सकती है, सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के। ठीक है, तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन, छूट देना, लाइसेंस में छूट देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छूट देना, फ्रीडम देना ताकि इजिली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो सके, टैक्स रेट रिड्यूस कर दिए गए। ठीक है, फॉरेन कैपिटल ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ सके उसके लिए प्रोसीजर काफी इजी कर दिया गया। तो ये था लिबरलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। अब सेकंड की अगर हम बात करें तो वो है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले सारा पब्लिक सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर नहीं था, सब कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वही सब कर रहे थे, प्रोडक्शन करना, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, सारी चीजें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग ही करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट को लगा कि भाई गवर्नमेंट के जो पर्सन हैं, जो एम्प्लॉयज है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट में सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में वो कॉम्पिटिशन नहीं है जो कि होना चाहिए। एम्प्लॉयज को क्या लग रहा है, भाई हमें तो सैलरी मिल जाएगी, हम कैसे भी काम करें, करें ना करें, काइंड ऑफ चीजें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो एक रिजल्ट निकल के आना चाहिए था, जो एम्प्लॉय को अपना एक पैसे की काम करना चाहिए था, वो नहीं किया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या लगा, थोड़ा कॉम्पिटिटिव बनाते हैं एनवायरमेंट को, तभी बात बनेगी, प्रोडक्शन अच्छे से होगी, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज अच्छे से चलेंगे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, प्राइवेट सेक्टर को अलाउमेंट दिया कि प्राइवेट पर्सन भी आके इंडस्ट्री अपनी ओपन कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप, उन्होंने कुछ स्टेप लिए थे प्राइवेटाइजेशन करने के लिए, जिसमें सबसे पहला है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज ट्रांसफर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू प्राइवेट सेक्टर। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर, जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर था, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, जो वहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज थे, गवर्नमेंट उसको चला रही थी, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट,
पर्टिकुलर इंडस्ट्री को चला रहा था, तो उसमें क्या किया था, कुछ परसेंट शेयर उठा के उन्होंने प्राइवेट जो है पर्सन को दे दिए थे। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपनी कंपनी के गवर्नमेंट ने जो उनकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री काफी सारी थी, हर एक इंडस्ट्री से मतलब जो भी इंडस्ट्री उनको डिसइन्वेस्टमेंट जिसमें करना था, अपनी उस इंडस्ट्री के कुछ परसेंट शेयर एक प्राइवेट पर्सन को, एक जो प्राइवेट पर्सन है बाहर का है, गवर्नमेंट का आदमी नहीं है, बाहर का आदमी है जो इन्वेस्ट करना चाहता था गवर्नमेंट इंडस्ट्री में, उसको उसके शेयर बेच दिए। क्योंकि प्राइवेट पर्सन अब इसमें आएगा, उसे लगेगा कि ये मेरी कंपनी है, तो वो थोड़ा अच्छे से काम करेगा, तो इंडस्ट्री अच्छे से चल पाएगी। सेटिंग अप अ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, ताकि अच्छे से ये इंडस्ट्री और फाइनेंशियल जो इंडस्ट्रीज हमारी अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट हो सके, इसके लिए एक बोर्ड भी सेटअप किया गया था जिसे हम BIFR कहते हैं। दिस बोर्ड वाज सेटअप टू रिवाइव और क्लोज 6 यूनिट इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सफरिंग लॉसेस। जो भी इंडस्ट्री मेनली 6 यूनिट थी जो लॉस सफर कर रही थी, उनको या तो दोबारा रिवाइव, दोबारा कह सकते हैं जगाना, भाई लॉसेस में आ रहे हैं उनको जगाना कि भाई तुम्हें काम करने की जरूरत है, या फिर उनको बंद कर देना। जगाना तो इट्स लाइक कि उनके कुछ परसेंट शेयर जो है प्राइवेट उसको दे देना पर्सन को, ताकि वो अच्छे से रिवाइव हो सके, चल सके, या फिर उनको परमानेंटली बंद कर देना। डायल्यूशन ऑफ स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इफ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 51% शेयर, देन इट रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द प्राइवेट सेक्टर। क्या किया डिसइन्वेस्टमेंट में, कुछ इंडस्ट्री में तो 51% से ज्यादा शेयर किसको दे दिए गए, प्राइवेट पर्सन को दे दिए गए। और हमें पता है कि जिस भी पर्सन के पास कंपनी के 51% शेयर या 51% से ज्यादा शेयर जो है उसके पास होते हैं, तो उसी का ही मैनेजमेंट होता है, वही डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास ही होती है। तो यहाँ पे 51% या 51% से ज्यादा शेयर किसको दिए गए, प्राइवेट पर्सन को, और रेस्ट 30-40 या जितने भी, ठीक है 51 से कम 49 या 40 मतलब ऐसे कुछ परसेंट शेयर किसके पास रहे थे, गवर्नमेंट के पास रहे थे, उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास रहे थे। अब 51% या 51% से ज्यादा शेयर किसके पास है, प्राइवेट पर्सन के पास, तो इसलिए अब डिसीजन मेकिंग पावर, मैनेजमेंट पावर किसके पास होगी, प्राइवेट, जिससे कि कहीं ना कहीं ये पब्लिक सेक्टर किस में कन्वर्ट हो गया, प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा कन्वर्ट हो गया। प्राइवेट सेक्टर ज्यादा हो गए, पब्लिक सेक्टर्स कम हो गए, क्योंकि प्राइवेट पर्सन्स ने जो है गवर्नमेंट कंपनी के क्या खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, वो भी 51% या 51% से भी ज्यादा। तो ये था हमारा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब पब्लिक सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना डिसइन्वेस्टमेंट की हेल्प से। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब अपनी कंपनी के शेयर प्राइवेट पर्सन को, गवर्नमेंट कंपनी ने अपने शेयर जो है प्राइवेट पर्सन को सेल कर दिए थे, बेच दिए थे, जिससे प्राइवेट पर्सन्स ने आके गवर्नमेंट कंपनीज में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना शुरू कर दिया था। थर्ड आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। इंटीग्रेट करना पूरी इकोनॉमी को। अभी हम ग्लोबलाइजेशन मतलब हम जिस भी कंट्री में अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या कोई भी कंट्री हमारी कंट्री में आके बिजनेस करना चाहती है, तो वो कर सकती है। ठीक है, इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं, हम बाहर जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बाहर की कंट्री इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, हम इसे क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। इंटीग्रेशन हो रहा है अलग अलग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड का। वर्ल्ड की जितनी भी इकोनॉमी है, कंट्रीज हैं, ठीक है, उनकी इकोनॉमी, उनका इंटीग्रेशन हो रहा है, एक साथ मिलके सब काम कर रहे हैं। Till 1991, Indian government was following strict policy in regard to import and foreign investment in regard to licensing of import, tariff restrictions, etc. अगर हम 1991 से पहले की बात करें, मतलब जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 नहीं आई थी, उससे पहले की अगर बात करें, तो इंडिया गवर्नमेंट ने काफी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई हुई थी इंपोर्ट को लेके, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मतलब जो बाहर के लोग आके हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को लेके, लाइसेंसिंग को लेके, टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस को लेके काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। बट आफ्टर न्यू पॉलिसी, जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991, गवर्नमेंट अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स। लेकिन कुछ चेंजेस किए गए, गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी अडॉप्ट की थी, जिसमें क्या किया गया था, इंपोर्ट लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट में छूट दी गई। गवर्नमेंट रिमूव मेनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स होते हैं हमारे, उनको अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, बाहर से मंगाना चाहते हैं, मशीनरीज हो गई, काफी इस तरह की आइटम्स हो गई कैपिटल गुड में, अगर हम वो चीजें अपनी कंट्री में मंगाना चाहते हैं कैपिटल गुड्स, तो वो इजीली मंगा सकते हैं। उसके ऊपर से जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो
हटा दी गई थी। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट वाज इट रिप्लेस्ड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फॉलो किया जाता था, लेकिन उसका नाम बदल के, उसको रिप्लेस करके, उसमें चेंजेस करके उसका नाम क्या रख दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। यहाँ पे एक्ट भी पूरा चेंज कर दिया गया। रेशनलाइजेशन ऑफ टैरिफ स्ट्रक्चर, जो हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर है उसको रेशनल कर दिया गया। एबोल्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जो एक्सपोर्ट करने पे हमारी कंट्री में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं हम उसको बाहर सेल करने के लिए दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपना। मैंने फॉर से कि मैंने कोई एक पर्सन है ए, उसने कुछ गुड्स बनाए और वो दूसरी कंट्री में जाके अपने गुड्स सेल करना चाहता है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर जो उसको ड्यूटी पे करनी पड़ती थी, चार्जेस पे करने पड़ते थे, उन्हें भी अबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, ऐसे इंपोर्ट ड्यूटी, हम कुछ सामान दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगाना चाहते हैं, कोई भी गुड्स या सर्विसेज यहाँ लेना चाहते हैं, अपनी कंट्री में गुड्स मंगाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती थी वो भी काफी रिड्यूस कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फिजिकल बाउंड्री हो, पॉलिटिकल बाउंड्री हो, कोई बैरियर नहीं रहे थे इंटरप्राइजेस के लिए, फिजिकली एंड पॉलिटिकली किसी भी तरह का कोई भी बैरियर नहीं रखा गया था बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, वो इजीली अपना बिजनेस कर सकते थे। होल वर्ल्ड बिकम अ ग्लोबल विलेज, पूरे का पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज हो गया। कोई कहीं भी जो है गुड्स अपना सेल आउट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है जो करना चाहता है, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में छूट मिल गई, यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज ज्यादा ओपन हो गई, वो बाहर किसी जो है कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स यहाँ के इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो काफी चीजें ईजी हो गई थी। ग्लोबलाइजेशन इन्वॉल्व्स ग्रेटर इंटरैक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग द वेरियस नेशंस ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, काफी सारे नेशंस के बीच में इंटरैक्शन होना, जो इंटरैक्शन होता है, बातचीत होती है, दो कंट्रीज के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स की सेलिंग और बाइंग हो रही है, वो इंटरैक्शन बढ़ गई थी, इंटरडिपेंडेंसी बढ़ गई थी। जैसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के, जैसे मसाले हैं, टी हैं, और काफ़ी सारी कंट्रीज है जो इंडिया से जो है ये चीज़ें मंगाती हैं, इंपोर्ट करती हैं। ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट है जो हमारे बाहर से ही आते हैं, हमारी कंट्री में नहीं बन पाते हैं, वो हम बाहर से मंगा के ही यूज़ करते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरडिपेंडेंसी भी हो गई और इंटरैक्शन भी काफ़ी बढ़ गया था। तो ये था गाइस आज का हमारा टॉपिक, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की। लिबरलाइजेशन करे तो मतलब छूट दी गई काफ़ी चीज़ों में, प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर से जो है प्राइवेट सेक्टर का रोल ज़्यादा बढ़ गया था, ग्लोबलाइजेशन मतलब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब में छूट मिल गई थी। गाइस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर और टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।